प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनीला बत्रा, हिंदी अध्यापिका, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मकसूदा जालंधर से आज की 10वीं की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं व्याकरण का जो उपविषय आपको समझाने जा रही हूँ वह है प्रपत्र पूर्ति। आखिर प्रपत्र है क्या? चलिए सबसे पहले यही जानते हैं। कॉलमों में लिखित रूप से जानकारी भरने को प्रपत्र पूर्ति कहते हैं। प्रपत्र के लिए अंग्रेजी में फॉर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अंग्रेजी के फॉर्म शब्द का अधिक प्रयोग होता है। प्रपत्र शब्द पत्र शब्द के आगे प्र उपसर्ग लगाने से बना है। प्रपत्र वास्तव में एक ऐसा पत्र होता है जिसमें आवेदक से वांछित जानकारी पाने के लिए कुछ स्तंभ या कॉलम बने होते हैं। बच्चों, आवेदक कहते हैं उस व्यक्ति को जो किसी सर्टिफिकेट को पाने के लिए या किसी भी अन्य कागजात को पाने के लिए आवेदन करता है और उसके लिए फॉर्म यानी प्रपत्र भरता है। बच्चों, अब देखते हैं कि दैनिक जीवन में फॉर्म भरने की आवश्यकता क्यों होती है। हमें दैनिक जीवन में विविध कार्यों के लिए अनेक तरह के फॉर्मों को भरना पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर मां के गर्भ में पल रहे बच्चे की शारीरिक स्थिति से संबंधित विभिन्न जरूरी बातों को समय समय पर निर्धारित फॉर्म में भरकर उनका रिकॉर्ड रखता है। जन्म के बाद माता पिता को जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। फॉर्म भरने की यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। बच्चे को स्कूल, कॉलेज आदि में प्रवेश लेते समय, परीक्षा फॉर्म भरते समय, प्रतियोगी परीक्षाओं में अप्लाई करते समय, काउंसलिंग के समय, नौकरी या काम धंधे की तलाश में अनेक जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन में अन्य स्थानों में जैसे राशन कार्ड बनवाते समय, बिजली, पानी, टेलीफोन और गैस आदि के कनेक्शन लेते समय, पासपोर्ट बनवाते समय, विदेश जाते समय, बैंक डाकघर में खाता खुलवाते, पैसे जमा करवाते व निकलवाते समय, रेल व हवाई जहाज आदि में यात्रा के लिए सीट आरक्षित करवाते समय, किसी संस्था की सदस्यता लेते समय, शादी को पंजीकृत करवाते समय तथा कहीं कोई सुझाव देने या शिकायत दर्ज करवाते समय भी फॉर्म भरना पड़ता है। यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भी फॉर्म भरना पड़ता है। अतएव जन्म से लेकर मृत्यु तक यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यहाँ यह भी बता देना नितांत आवश्यक है कि सभी प्रपत्रों का प्रारूप एक जैसा नहीं होता। विषय एवं उद्देश्य की भिन्नता के कारण विभिन्न प्रपत्रों के विभिन्न कॉलम हो सकते हैं। व्यक्तिगत प्रपत्रों में व्यक्ति की निजी जानकारी के कॉलम होते हैं। शैक्षिक, व्यावसायिक या अन्य किसी विषय से संबंधित प्रपत्रों में उससे संबंधित कॉलम होते हैं। अतः प्रपत्रों के विषय असीमित हैं, इसलिए प्रपत्रों के प्रकार भी अनगिनत हैं। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि अलग अलग तरह के प्रपत्र हमारे यहाँ प्रचलित हैं जो आपको समय समय पर भरने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए किसी नौकरी के लिए निम्नलिखित प्रपत्र हो सकता है। बच्चों, यहाँ आपको प्रपत्र का नमूना दिया गया है। व्यक्तिगत व पारिवारिक जानकारी से संबंधित कॉलम आपने इस प्रपत्र में भरने हैं। अभ्यर्थी का नाम अर्थात जो आवेदक है उसका नाम यहाँ आएगा। माता का नाम, पिता का नाम, पिता का व्यवसाय अर्थात पिता क्या करते हैं, परिवार की कुल आमदनी, आयु, जन्म तिथि, पता, स्थायी। स्थायी का अर्थ है जहां आपका जो पक्का पता है, और पत्र व्यवहार के लिए अर्थात जहां आप अपनी चिट्ठी प्राप्त करना चाहते हैं वो पता यहां पर लिखा जाएगा। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता में आप अपने देश का नाम लिखेंगे, जैसे आपकी राष्ट्रीयता है भारतीय। बच्चों, आगे आपकी शैक्षिक जानकारी से संबंधित कॉलम इस प्रपत्र में पूछे गए हैं। क्रम संख्या,
अर्थात लड़ीवार आपने यहाँ लिखना है 1, 2, 3। उत्तीर्ण की गई कक्षा यानी जो कक्षा आपने पास की है। वर्ष कौन से वर्ष में की है। बोर्ड या संस्था किस बोर्ड या संस्था से की है। पढ़े गए विषय वहाँ आपने कौन से विषय पढ़े। प्राप्त अंक, कुल अंक और पास प्रतिशत। तो बच्चों यहाँ पर व्यावसायिक जानकारी से संबंधित कॉलम भी पूछे गए हैं कि क्या आप इस समय किसी व्यवसाय में हैं, हाँ या नहीं लिखिए। यदि हाँ तो निम्नलिखित कॉलम भरें। कार्यालय का नाम व पूरा पता यानी आपके ऑफिस का पूरा नाम पता। नियोक्ता का नाम कि आप वहां पर किस पद पर कार्य कर रहे हैं। पद नाम कि आपके पद का नाम क्या है। अनुभव अर्थात आपको कितने सालों का अनुभव है। और वेतन वहां आप कितना वेतन लेते हैं। और अंत में है तिथि और स्थान। नीचे दाएं हाथ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हैं, अर्थात जिसने आवेदन किया है उसके हस्ताक्षर यहाँ पर आएंगे। आइए बच्चों अब समझते हैं कि प्रपत्र पूर्ति के समय ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं। सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि क्या प्रपत्र के साथ उचित निर्देश दिए गए हैं। यदि दिए गए हैं तो उन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। यदि नहीं दिए गए हैं तो संबंधित विभाग से प्रपत्र भरने संबंधी अपनी भ्रांति को, यदि आपको कोई भ्रांति हो, कोई आपको समझ ना आ रहा हो तो उसे दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रपत्र में गलत जानकारी देना अपने लिए किसी समस्या को उत्पन्न करना ही है। प्रपत्र पेन से भरना है अथवा पेंसिल से, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि दोनों से ही भरना है अर्थात प्रपत्र का कुछ भाग पेंसिल से और कुछ भाग पेन से भरना है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब यदि प्रपत्र पेन अथवा पेंसिल से भरा जाना है और आप किसी प्रपत्र को संबंधित विभाग संस्था में भरने जा रहे हैं तो अपने साथ पेन आदि लेकर जाएं, अन्यथा वहां जाकर आपको परेशानी होगी। यदि प्रपत्र अंग्रेजी में भरना है तो किस कॉलम में बड़े कैपिटल अक्षरों का प्रयोग किया जाना है, यह भी सुनिश्चित करें। यह भी ध्यान रखें कि यदि प्रपत्र में फोटो लगनी है तो किस साइज की और कैसी लगनी है, अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट अथवा रंगीन लगनी है, इसे सुनिश्चित करें। कितनी फोटो लगानी है यह भी ध्यान रखें। फोटो चिपकानी है अथवा केवल पिन से लगाना है तथा फोटो को साक्ष्यांकित अटेस्ट करवाना है या नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखें। बच्चों साक्ष्यांकित फोटो होती है जब आप अपनी फोटो को अटेस्ट करवाते हैं, किसी अधिकारी से उस पर स्टैंप लगवाकर हस्ताक्षर करवाते हैं तो उसे साक्ष्यांकित कहा जाता है। प्रपत्र के साथ मांगे गए दस्तावेज लगाना न भूलें। दस्तावेजों की मूल प्रति मांगी है अथवा फोटोकॉपी, इस बात का भी ध्यान रखें। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रपत्र के साथ मांगे गए दस्तावेजों की फोटोकॉपियों को अटेस्ट करवाकर संलग्न करना है, साथ लगाना है अथवा बिना अटेस्ट करवाए। यह भी देखें कि अटेस्ट किसी राजपत्रित अधिकारी अर्थात गजेटेड ऑफिसर से करवाना है अथवा स्वयं ही अटेस्ट करने के लिए कहा गया है। बच्चों अटेस्ट करना होता है किसी फोटोस्टेट कॉपी के ऊपर हस्ताक्षर करना। कई बार तो कहा जाता है कि आप खुद ही अपने हस्ताक्षर कीजिए और कई बार कहा जाता है कि किसी गजेटेड ऑफिसर से वहां पर हस्ताक्षर करवाकर लाइए जो आपकी गारंटी दे। प्रपत्र का कोई भी कॉलम खाली मत छोड़ें। यदि कोई कॉलम आप पर लागू नहीं होता तो उस कॉलम में लागू नहीं जरूर लिखें। अंत में तिथि, स्थान, समय और हस्ताक्षर आदि के कॉलम भरना न भूलें। प्रपत्र में जो भी भरा गया है वह सुंदर, स्पष्ट एवं सुपाठ्य यानी पढ़ा जाने लायक होना चाहिए। प्रपत्र जमा करवाने के पश्चात उसकी रसीद लेना न भूलें, यह अति आवश्यक होता है। बच्चों अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि प्रपत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले बैंक से संबंधित प्रपत्र। उपभोक्ताओं को बैंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित तरह के प्रपत्र भरने पड़ते हैं। बच्चों यदि आपका बैंक में खाता खुला हुआ है तो वहां आपको उपभोक्ता कहा जाएगा। नकद रुपए जमा करवाने के लिए प्रपत्र,
चेक द्वारा रुपए जमा करवाने के लिए प्रपत्र, रुपए निकलवाने के लिए प्रपत्र, ड्राफ्ट बनवाने के लिए प्रपत्र और चेकबुक भरने के लिए प्रपत्र। इसके साथ साथ डाकघर से संबंधित प्रपत्रों में आपको किस तरह के प्रपत्र भरने पड़ते हैं? रुपए जमा करवाने के लिए प्रपत्र, रुपए निकलवाने के लिए प्रपत्र, मनी ऑर्डर यानी धनादेश द्वारा रुपए भेजने के लिए प्रपत्र, ईएमओ यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर द्वारा रुपए भेजने के लिए प्रपत्र, आईएमओ द्वारा रुपए भेजने के लिए प्रपत्र, मोबाइल मनी ऑर्डर द्वारा रुपए भेजने के लिए प्रपत्र, इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनवाने के लिए प्रपत्र। इसके साथ ही बच्चों रेलवे से संबंधित प्रपत्र भी हैं। उपभोक्ताओं को रेलवे में मुख्य रूप से निम्नलिखित तरह के प्रपत्र भरने पड़ते हैं। रेलवे आरक्षण के लिए प्रपत्र, रेलवे में तत्काल आरक्षण के लिए प्रपत्र। बच्चों आरक्षण कहा जाता है जब आपको रेलवे में कहीं जाने के लिए अपनी सीट बुक करवानी होती है, और तत्काल आरक्षण होता है जब आपको जल्दी में अपनी सीट रिजर्व करवानी होती है, उसके लिए तत्काल आरक्षण प्रपत्र भरा जाता है। बच्चों आज हम जानेंगे कि बैंक से संबंधित प्रपत्रों की पूर्ति किस प्रकार करते हैं। वह वित्तीय संस्था जो जनता से धनराशि जमा करने व जनता को ऋण देने का काम करती है बैंक कहलाती है। बैंक में लोग अपनी बचत की धनराशि को जब जमा करवाते हैं तो बैंक उन्हें जमा करवाने की अवधि के अनुसार ब्याज यानी इंटरेस्ट देता है। इससे लोगों की धनराशि सुरक्षित भी रहती है। लोगों द्वारा जमा करवाई राशि को बैंक द्वारा व्यापारियों, औद्योगिक संगठनों या अन्य लोगों को सशर्त ऋण दिया जाता है यानी कर्ज दिया जाता है, और इसके बदले में धनराशि और अवधि के अनुसार ब्याज लिया जाता है। इसके अलावा बैंक के चेक, ड्राफ्ट आदि के द्वारा भुगतान करना, ग्राहकों के लिए एजेंट बनकर काम करना, धनराशि को निवेश करना, करवाना आदि कार्य हैं। बच्चों बैंक में खाता खुलवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। खाता खुलवाने वाले के आवासीय पते का प्रमाण पत्र, यानी खाता खुलवाने वाला कहाँ रहता है उसका एक प्रमाण पत्र देना होता है। विद्यार्थी यदि खाता खुलवाना चाहता है तो वह अपने विद्यालय के मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल से संबंधित फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पहचान पत्र की फोटोकॉपी बैंक को दे सकता है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा जिस बैंक में खाता खुलवाया जा रहा है उस बैंक के पहले के खाता धारक के परिचय एवं गवाही, अर्थात यदि आपने बैंक में खाता खुलवाना है तो जिसका खाता पहले से वहां चल रहा है उसकी गवाही देनी होगी। खाता खुलवाने वाले की फोटो बैंक के निर्देशानुसार देनी होगी। कर विभाग द्वारा जारी किया हुआ पैन कार्ड की कॉपी, जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। यहाँ एक बात नोट करो बच्चों कि विद्यार्थियों के लिए पैन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती, और अधिकतर बैंकों द्वारा विद्यार्थियों को जीरो बैलेंस अर्थात बैंक में बिना कोई धनराशि जमा करवाए भी खाता खोलने की सुविधा प्रदान की जाती है। यानी ज़्यादातर बैंक जो हैं वो विद्यार्थियों से किसी भी बैलेंस की उम्मीद नहीं करते और वो जीरो बैलेंस पर ही खाता खोल देते हैं। बच्चों बैंक में खातों के 3 प्रकार होते हैं। पहला बचत खाता, दूसरा आवर्ती जमा खाता और तीसरा चालू खाता। बचत खाता में आप अपने बचत किए हुए रुपए जमा करते हैं। आवर्ती जमा खाता में आपको हर महीने अपने कुछ रुपए जमा करवाने होते हैं जिस पर बैंक आपको ब्याज देता है, और चालू खाता में व्यापार से संबंधित खाता खोला जाता है। बच्चों विद्यार्थी के लिए बचत खाते का ही अधिक महत्व है। इस खाते को खुलवाकर वह अपनी बचत में से कुछ रुपए जमा करवा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि विद्यार्थी को स्कूल या अन्य किसी भी जगह से कोई छात्रवृत्ति यानी वजीफा या पुरस्कार राशि चेक के रूप में मिलती है तो वह इसी बचत खाते में ही जमा होगी, ना कि किसी अन्य तरह के खाते में। यदि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ कहीं पार्ट टाइम नौकरी करता है तो वहां से प्राप्त वेतन से बचत करके बैंक में अपने खुलवाए बचत खाते में रुपए जमा करवा सकता है।
जिस पर बैंक उसे निर्धारित दरों पर ब्याज देगा। आओ बच्चों, बैंक में नकद रूप में रुपया जमा करवाने संबंधी प्रपत्र का एक उदाहरण देखते हैं। सबसे ऊपर बैंक का नाम दिया गया है, भारत बैंक, शाखा करनाल। बच्चों, यह बैंक में रुपए जमा करवाने के लिए प्रपत्र है और सबसे ऊपर बैंक प्रति होती है। बैंक प्रति का अर्थ है कि यह जो पृष्ठ है यह बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। सबसे ऊपर आप दिनांक लिखते हैं, जैसे यहाँ 14/7/2015 लिखी गई है। जमा के बाद जो खाली जगह है वहाँ पर बचत खाता नंबर दिया गया है, यानी ये बचत खाता है तो यहाँ पर बचत लिखा गया है। अगर यह चालू खाता होगा तो यहाँ जमा के आगे चालू लिखा होगा। श्री विकास कुमार के नाम से है, में रुपए 2000 केवल शब्दों में की राशि जमा करें। चेक नकद सही का निशान लगाएं, के द्वारा रुपए 2000 राशि अंकों में। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों इस फॉर्म में कि हम लोग नकद जमा करा रहे हैं, इसलिए नकद को सही किया गया है और आगे अंकों में राशि लिखी गई है। इसके बाद आपको जो फॉर्म दिखाई दे रहा है उसमें 1 × 1000 लिखा है, यानी यहाँ आपने बताया है कि आपके पास 1000 के कितने नोट हैं। 500 का 1 नोट है। इसी प्रकार 100 के आपने 5 नोट जमा कराए हैं, जिनका कुल योग बनता है 2000। नीचे जमाकर्ता के हस्ताक्षर हैं जो विकास कुमार है, आगे उसका मोबाइल नंबर दिया गया है और आगे कैशियर, प्राधिकृत अधिकारी या प्रबंधक, ये सभी बैंक के अधिकारी हैं। इसके बाद नीचे बच्चों ग्राहक प्रति है, यानी यह जो फॉर्म है यह नीचे से आपको फाड़कर आपको दिया जाएगा और बैंक में रुपए जमा करवाने के लिए प्रपत्र में सबसे पहले ग्राहक प्रति में भी आपने तिथि लिखी, दिनांक लिखी। उसके बाद जमा के आगे बचत खाता नंबर जो आपको दिया गया है, जो आपका नंबर है। उसके बाद श्री विकास कुमार के नाम से है और इसमें 2000 केवल पहले शब्दों में लिखा गया। उसके बाद नकद को सही किया गया और उसके बाद 2000 अंकों में लिखा गया। नीचे अधिकारियों के हस्ताक्षर। तो बच्चों इस प्रकार आप बैंक के इस प्रपत्र को भर सकते हैं। अब आप लोग समझ गए बच्चों कि खाता धारक को बैंक में रुपए नकद जमा करवाने के लिए प्रपत्र में निम्नलिखित कॉलम भरने होते हैं: दिनांक, खाते का प्रकार, खाता नंबर, खाता धारक का नाम, राशि नकद जमा करवाई गई है अथवा चेक के द्वारा उस पर सही का निशान लगाना, राशि अंकों व शब्दों में, बैंक प्रति पर जमा करवाने वाली राशि का विवरण भरना, प्रपत्र में संबंधित स्थान पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर और अंत में खाता धारक का मोबाइल या टेलीफोन नंबर। यहाँ नोट करो कि जब तक राशि खाता धारक के खाते में दर्ज ना हो जाए तब तक ग्राहक प्रति, जिसे पावती भी कहा जाता है, रसीद भी कहा जाता है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। बच्चों आगे जो प्रपत्र का दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं वह बैंक में चेक के रूप में रुपए जमा करवाने संबंधी प्रपत्र है। पहले बैंक के नाम और बैंक की शाखा का नाम दिया गया है। बैंक में रुपए जमा करवाने के लिए प्रपत्र जो बैंक की प्रति है, इसमें भी उसी प्रकार दिनांक लिखनी है। उसके बाद जमा के आगे बचत या चालू खाता जो भी है वो आपने देना है। आगे खाता नंबर के बाद श्री विकास कुमार के नाम से लिखा गया है, इसमें 2000 केवल राशि जो है वो जमा करें। यहाँ पर अंतर ये है बच्चों कि क्योंकि आपने चेक के रूप में जमा करवाना है इसलिए नकद के स्थान पर चेक पर सही का निशान लगाया गया है। बाकी यह पूरा का पूरा जो फॉर्म है उसी प्रकार से भरा गया है जिस प्रकार हमने बैंक में राशि जो थी वो नकद जमा करवाने के लिए भरी थी। तो पावती में भी उसी प्रकार सब कुछ भरा गया है। अतः खाता धारक को चेक के माध्यम से रुपए जमा करवाने के लिए प्रपत्र में निम्नलिखित कॉलम भरने होते हैं: दिनांक यानी तिथि, खाते का प्रकार, खाता नंबर, खाता धारक का नाम, राशि नकद जमा करवाई गई है अथवा चेक के द्वारा उस पर सही का निशान लगाना, राशि अंकों व शब्दों में,
बैंक प्रति और ग्राहक प्रति पर जमा करवाने वाली राशि का विवरण भरना, प्रपत्र में संबंधित स्थान पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर और अंत में खाता धारक का मोबाइल या टेलीफोन नंबर। बच्चों, अब हम देखते हैं प्रपत्र का तीसरा उदाहरण, बैंक से रुपए निकलवाने से संबंधित प्रपत्र। इसमें भी पहले बैंक का नाम छपा होता है, सुविधा बैंक जैसे यहाँ दिया गया है, शाखा चंडीगढ़। बचत बैंक आहरण प्रपत्र, बच्चों रुपए निकलवाने को आहरण कहा जाता है। साथ में नोट दिया गया है कि इस आहरण पत्र के साथ पासबुक अवश्य प्रस्तुत करें, यानी जब आप बैंक में से रुपए निकलवाने जाएंगे इस प्रपत्र को भरने के साथ साथ आपको पासबुक भी दिखानी होगी। भुगतान केवल खाता धारक को ही किया जाएगा, किसी अन्य को नहीं। अर्थात यदि आपके नाम का खाता है तो केवल आप ही इस प्रपत्र के द्वारा पैसे जो हैं वो रुपए जो है निकलवा सकते हैं। बचत खाता धारक या खाता धारकों का नाम, यहाँ अमित कुमार दिया गया है उदाहरण, दिनांक 2/8/2017। खाता नंबर दिया गया है। कृपया मुझे यहाँ में 10,000 रुपये केवल राशि शब्दों में अदा करें। यहाँ बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि शब्दों का अर्थ शब्द ही है, यहाँ अंकों में नहीं लिखना। अंकों में नीचे आपने लिखना है 10000, यानी 10,000 अंकों में। खाता धारक या खाता धारकों के हस्ताक्षर, क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति का खाता है तो उसके हस्ताक्षर आए हैं अमित कुमार। आगे उसका मोबाइल नंबर दिया गया है। और कार्यालय उपयोग हेतु पारित अधिकारी का नाम या पारित अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पर आएंगे। तो बच्चों यह जो प्रपत्र है बैंक से रुपए निकलवाने से संबंधित प्रपत्र है। इस भरे हुए प्रपत्र से पता चलता है कि अमित कुमार सुविधा बैंक शाखा चंडीगढ़ का एक खाता धारक है। उसका बचत खाता नंबर दिया गया है। उसने दिनांक 2/8/2017 को अपने बचत खाते में से 10,000 रुपये निकलवाए हैं। और इस प्रपत्र में अन्य प्रपत्रों की तरह राशि अंकों व शब्दों दोनों रूपों में लिखी गई है। निर्धारित स्थान पर अमित कुमार खाता धारक ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और नीचे कॉलम में अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि खाता धारक को रुपए निकलवाने वाले प्रपत्र में निम्नलिखित कॉलम भरने होते हैं। दिनांक, खाता धारक का नाम, खाता नंबर, राशि शब्दों व अंकों में, खाता धारक के हस्ताक्षर व मोबाइल नंबर। बच्चों आगे आप लोग प्रपत्र का चौथा उदाहरण देख रहे हैं। ये है बैंक से ड्राफ्ट बनवाने के लिए प्रपत्र। सबसे पहले इसकी बैंक प्रति, जिसमें सबसे ऊपर दिनांक लिखी गई है। उसके बाद खाता नंबर यदि इस बैंक का हो तो लिखें। आवेदक का नाम व पता। उसके बाद राशि शब्दों में, फिर राशि अंकों में, उसके बाद राशि का विवरण। जो ड्राफ्ट है वो आपने कितने रुपयों का बनवाया है। नीचे आवेदक के हस्ताक्षर और उसका मोबाइल नंबर आता है। इसी प्रकार बच्चों बैंक में ड्राफ्ट बनवाने के लिए प्रपत्र की ग्राहक प्रति भरी जाती है, जिसमें उसी प्रकार दिनांक, खाता नंबर यदि इस बैंक का हो, आवेदक का नाम पता, राशि शब्दों में, राशि अंकों में, उसके बाद राशि का विवरण, और यह ग्राहक प्रति ग्राहक को दी जाती है। ड्राफ्ट एक विनिमय पत्र है। यह मांग पर ही देय होता है, यानी दिया जाता है, इसलिए इसे मांग प्रपत्र या डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं और इसे संक्षेप में डीडी कहते हैं। यह हमेशा बैंक की एक शाखा द्वारा अपनी ही दूसरी शाखा को लिखा जाता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण को देखें तो कहा जा सकता है कि शिक्षा निदेशालय हिसार ने नौकरी के आवेदन पत्र के साथ 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मांगा था। आवेदक सरिता कुमारी ने उनके नाम का 1,000 रुपये का बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनवाया। तो बच्चों किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक को निर्धारित कमीशन देकर बैंक ड्राफ्ट बनवाकर उसे संबंधित व्यक्ति या संस्था को भेजा जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट पाने वाला व्यक्ति या संस्था बैंक से इसे नकद प्राप्त कर सकते हैं या अपने बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं। अतः आवेदक को डिमांड ड्राफ्ट बनवाने वाले प्रपत्र में निम्नलिखित कॉलम भरने होते हैं। दिनांक, आवेदक का नाम, पता व मोबाइल या टेलीफोन नंबर,
किसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट जारी करना है, उसका नाम व पता, डिमांड ड्राफ्ट की राशि शब्दों व अंकों में, विनिमय राशि व कुल योग और आवेदक के हस्ताक्षर व समय। अंत में बच्चों, आप लोग चेक जारी करने संबंधित प्रपत्र देख रहे हैं। जिसे आपने चेक देना है या जिसे आपने रुपए अदा करने हैं, उसका नाम दिया जाएगा और उसके ऊपर दिनांक लिखी जाएगी। या धारक को रुपए 4,000 केवल, जैसे उदाहरण में दिया है, यहाँ आपने पहले शब्दों में लिखना है, उसके बाद आपने अंकों में 4,000 लिखना है और नीचे जिसके द्वारा चेक दिया गया है, अवतार सिंह, उसके हस्ताक्षर होंगे। तो बच्चों, इस तरह से आज आप लोगों ने बैंक से संबंधित प्रपत्रों की जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसी प्रकार पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।